हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा है आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के। देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आज हम उस को शामिल कर रहे हैं, उस लेसन को शामिल कर रहे हैं, और वो है कैबिनेट मिशन। तो आज हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में बात करेंगे कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था, उसका लक्ष्य क्या था भारत आने के पीछे, और वो कैसे कैसे अपने मिशन के बारे में भारत को बताया और कैसे तैयार किया कि आप लोग इस पर काम शुरू करिए। आज़ादी का जो दौर था वो दौर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, और ये समझिए कि अब बिल्कुल नज़दीक थे हम लोग आज़ाद होने के लिए। लेकिन समस्या ये थी कि ऐसा कौन सा कदम उठाया जाए जिसके बाद हमें आज़ादी मिले। कैबिनेट मिशन लाना भारत में एक मजबूरी भी बन गई थी ब्रिटिश क्राउन के लिए, और वह अपना एक अंतिम अस्त्र चलाना चाहता था, और वो अंतिम अस्त्र था बंटवारे के लिए उकसाना। क्योंकि वैसे तो काफ़ी लोग जो थे वो बंटवारे को लेकर के अपना मन बना चुके थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब हम किसी बात को सीधे कहते हैं कि हम ये करेंगे, तो व्यक्ति कहता नहीं, हमें ये नहीं करना है। कैबिनेट मिशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, और उन्होंने सीधे कहा कि हम मुस्लिम लीग की बात नहीं मानेंगे, अर्थात हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, बंटवारा नहीं होने देंगे। और वही ज़िद बन गई मुस्लिम लीग की कि कुछ भी हो जाए हम बंटवारा करेंगे, और ये चाल अंग्रेज़ों की कामयाब हो गई थी। तो आइए बात करते हैं आज कैबिनेट मिशन के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन की जो शुरुआत हुई थी वह 3 सदस्य लोगों के साथ हुई थी, और 19 फरवरी को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की जब हम बात करते हैं क्लीमेंट एटली की, तो क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये अनाउंस किया कि भारत में हम कैबिनेट मिशन भेजने जा रहे हैं, और उसमें 3 लोग अपनी सहभागिता करेंगे। 3 लोगों का ग्रुप उसमें होगा। पहले जो व्यक्ति होंगे वो होंगे आपके पैट्रिक लॉरेंस, और दूसरे व्यक्ति जो होंगे वो होंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे व्यक्ति होंगे एवी अलेक्जेंडर। अब इनके ज़रा पदों पर ध्यान दें तो पैट्रिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, और एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी थे। यानी ये लोग अच्छे खासे ऊंचे पदों पर आसीन थे। तो यहाँ कहने का सीधे से अर्थ है कि कैबिनेट मिशन भारत में अगर आता है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के आएगा, और उस उद्देश्य में भी उनका अपना ही हित होगा। यहाँ कैबिनेट मिशन एक अपना डिज़ायर लेकर के आया था, और वो डिज़ायर ही सबसे बड़ी चीज़ थी। 24 मार्च 1946 का वो दिन जब अपनी बहुत बड़ी इच्छा लेकर के कैबिनेट मिशन भारत में कदम रखता है। कैबिनेट मिशन भारतीय एकता का परिचायक के रूप में काम करने का उद्देश्य रखता था, और वह जो है बिल्कुल भी अपनी सहमति किसी ऐसे काम में नहीं देना चाहता था जहां से कोई भारत की एकता को खंडित हो सके। यानी भारत की एकता को खंडित करना भी नहीं चाहता था। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि पारस्परिक रूप से जो सहमति का आधार बनता था, उसी में भारत की समस्या को खोजने का उन्होंने अपना तर्क भी दिया, और कहा कि देखिए, जो भारत में आपसी समस्या है उसको आपसी सहमति के आधार पे ही आप खोजिए। हम आपके लिए कोई ऐसा नियम बना करके नहीं देंगे कि आप जो है देश को बांट लीजिए अथवा देश को एक करके रखिए। जिसका परिणाम था सभी नेताओं के साथ बातचीत करना और भारत में संघीय सरकार की स्थापना करना। यानी कि ऑल प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ वो बात करना था, और फेडरल गवर्नमेंट का जो था वो भारत में स्थापना करना इनका एक अपना मोटो था, एक अपना एम था, जिसको वो लेकर के भारत में आए थे। भाई, जब ऐसी बात होगी तो आप इस सामान्य चित्र में देख रहे हैं कि जिन्ना भी खड़े हैं, ये जिन्ना है। इसको हम दूसरे कलर से आपको दिखा दें, थोड़ा सा आप पहचान जाएंगे। ये जिन्ना है जो मुस्लिम लीग के उस समय नेता थे, और ये जो 3 लोग हैं, ये इसमें से ये बाएं जो हैं, ये वाले जो व्यक्ति हैं वो अलेक्जेंडर हैं,
ये जो हैं पैथिक लॉरेंस हैं और ये हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब इनका जो है आलोचना तो होना तय ही, क्योंकि भाई आप एक पक्ष की बात सुन रहे हो, दूसरे पक्ष की बात नहीं सुन रहे हो, और भारत में ये बीज बोया जा चुका है कि भारत में बंटवारा होना है, और बंटवारे का बीज बोने के बाद आप केवल मज़ा ले रहे हो और कह रहे हो कि नहीं, हमारा जो अथॉरिटीज़ है वो पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है और कहता है कि पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। तो किसी भी राजनीतिक दल को ये बात पसंद नहीं आई। तो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता वाली यहाँ पे कहावत चरितार्थ होने लगी, और जब देखा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है तो चलो मन मार करके हम इनके जो प्रोजेक्ट हैं, इनका जो मिशन है, उसी को हम सहमति प्रदान करते हैं। तो कुछ ऐसे तरीके से इनके मिशन को सहमति प्रदान कर दी गई। अब यहाँ जो अच्छे तरीके से देखें तो इनका जो पर्पस था वो पर्पस सिद्ध होता दिख रहा था। पर्पस क्या था? भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना, यानी इंडिया एमिंग टू डिस्कस द ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स, जो पावर्स थे उनको ट्रांसफ़र करना इनका उद्देश्य। और इसके साथ ही साथ ये चाह रहे थे कि हम भारत की एकता और अखंडता को बिल्कुल अक्षुण्ण बनाए रखें, साथ ही साथ शक्तियों का हस्तांतरण भी हम आसानी से कर दें, और ऐसे समय में करें जब सारे लोग सहमत हों, और साथ ही साथ प्रिजर्विंग इंडिया यूनिटी एंड ग्रांटिंग इट्स इंडिपेंडेंस। इसके साथ ही साथ उनका जो और उद्देश्य था, टू ऑब्टेन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन लीडर्स एज टू द फॉर्मिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी वो स्थापित करना चाह रहे थे भारत में, और उसके लिए उनका कहना था कि भाई हम संविधान सभा भी तैयार करेंगे। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी प्लान उनके साथ था, और साथ ही साथ उनका प्लान था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स भी बनाएं हम, और मेजर जो इंडियन पार्टीज़ हैं उनके साथ भी हम अच्छे तरीके से तालमेल बना करके चलें, यानी कि खूब अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को खुश करते हुए चलें। ये कैसे हो सकता है भला? उनका कहना था कि कांग्रेस और लीग जो अभी एक मत नहीं है वो एक मत हो जाए। तो कैसे हो जाए इसका कोई प्लान नहीं था, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और लीग अब जैसे चाहें वैसे अपनी व्यवस्था को बना लें, और वो भी किस आधार पे? समस्या का समाधान पारस्परिक रूप से सहमति के आधार पर। तो मिशन आगे रखा गया, अपने प्लान को इन्होंने आगे रखा, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को भी इन्होंने डिस्कस करना चाहा, और इस सब के बावजूद कांग्रेस और लीग रिमेन डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ द यूनिटी और पार्टीशन ऑफ द इंडिया। यानी कि अब इन लोगों की सहमति न के बराबर थी, लेकिन फिर भी लोग चाहते थे कि संविधान सभा बने, और यही एक ऐसा मिशन था जिसके बाद जिन्ना को मजबूर होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमें अब एक्शन लेना ही पड़ेगा कि पाकिस्तान बने। आइए और समझते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। यहाँ पर आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दें कि जब प्लान ऑफ कैबिनेट मिशन डिस्कस किया जा रहा था तो जिन्ना का जो विरोध था कि पाकिस्तान की मांग अस्वीकार की गई, वो सामने एकदम मुखर करके आ गई, और कहा गया कि भाई देखिए, जो पाकिस्तान जिन्ना का जो डिमांड है पाकिस्तान के लिए, और कंपेरिजन 6 फुल प्रोविजंस की जो बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल मानी नहीं जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पोक किया जा रहा है कि जिन्ना उस बात को लेकर के अड़े। भाई हम कहेंगे कि हम आसानी से देंगे तो फिर कुछ नहीं होगा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान तो सामान्य रहेगा, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि हम नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कुछ विरोध तो आएंगे सामने, और यही बात सामने आ गई। और इन्होंने यानी कि कैबिनेट मिशन ने अपने प्लान में कहा कि हम 3 तरीके से चीज़ों को बांटेंगे, प्रोविंस में, प्रोविंशियल्स में, प्रोविंशियल ग्रुपिंग में, और सेंटर्स में। यानी हम स्तरीय व्यवस्था का प्रस्ताव करेंगे, प्रांत, प्रांतीय समूह और केंद्र। ऐसे 3 चीज़ों को लेकर के चलेंगे, और आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, करेंसी और कम्युनिकेशंस ये सब मेरे कब्जे में रहेंगे, मेरी देखरेख में रहेंगे, और बाकी जो
पावर्स हैं वो किसके पास रहेंगे, प्रोविंसेस के पास रहेंगे। और उन्होंने कहा कि 3 ग्रुप को बनना है। अब सेंटर्स में वो अपने को रख रहे हैं ऐसा उन्होंने कहीं कहा नहीं, लेकिन फिर भी था कि जो सेंटर होगा वही मुख्य होगा और वो सेंटर के पास रहेगा फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, करेंसी और कम्युनिकेशंस। अब यहाँ पर चीज़ों को जरा सा थोड़ा सा और अधिक करके देखा जाए तो पता चलता है कि कैबिनेट मिशन के प्लान में कुछ चीज़ें इन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से रखी और जिससे ये सामने प्रकट हो जाता था कि ये आगे चल करके बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जब ये प्लान डिस्कस कर रहे थे तो ग्रुपिंग प्रोविंस की जब बात सामने आई तो उन्होंने कहा कि मेनली मुस्लिम्स जो एरियाज़ हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न प्रोविंस हैं, उनका अलग ग्रुप बनेगा और उनके 2 ग्रुप बनाए जाएंगे और तीसरा ग्रुप जो बनेगा वो मोस्टली हिंदू एरियाज़ को बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी को बनाया गया। तो ग्रुप ए और बी में जो था वो मैक्सिमम मुस्लिम एरियाज़ थे और ग्रुप सी में जो था वो लगभग हिंदू एरिया वाले थे। यानी कि अब मुस्लिम एरिया वाले मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूपी, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा और साथ साथ पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान, ये सारी चीज़ें जो थी वो मुस्लिम्स जो मेनली मुस्लिम्स थे और जो हिंदू वाले थे वो बंगाल और असम थे। इस प्रकार से मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस को ग्रुप कर दिया गया 2 भागों में और हिंदू मेजॉरिटी को 1 भागों में ग्रुप कर दिया गया, जो इस बात को बताता है कि इनका जो इरादा था वो इरादा इनके कहने में नहीं था लेकिन करने में ज़्यादा झलक दिखा रहा था। अब करने में जो ज़्यादा झलक दिखा रहा था उससे ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि ये अपना बहुत बड़ा इरादा लेकर के हिंदुस्तान में प्रवेश कर चुके थे। योजना के अनुसार प्रांतों का समूहन किया जाना ज़रूरी था, यानी कि ग्रुपिंग करना सबसे ज़्यादा इन्होंने ज़रूरी समझा और ग्रुपिंग करना जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा तो उसमें इन्होंने इस प्रकार से बंटवारा किया जो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। कैबिनेट मिशन के 2 पहलू दिख रहे थे। पहले पहलू में क्या था, हम समूहन करेंगे यानी कि ग्रुपिंग करेंगे, और दूसरे पहलू में दिख रहा था कि हम भारत एकता को बनाए रखना चाहते हैं। कैसे हो सकता है भाई, एक तरफ तुम तोड़ रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि यूनिटी ऑफ इंडिया हैज़ टू बी रिटेन। कैसे रिटेन हो सकता है? तो इन्होंने क्या किया कि प्रपोजल दिया कॉमन सेंटर्स, कंट्रोल क्या करेगी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशंस। चलो ठीक है, ये कंट्रोल करेगी। कैबिनेट मिशन ने आगे कहा कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं इंडिया का, और फेडरल स्ट्रक्चर में जो 3 टायर होगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, उसमें प्रोविंशियल, सेक्शन और यूनियन लेवल होगा। यानी कि उसके लिए एक साझा प्रस्ताव हम देंगे, लेकिन वो साझा प्रस्ताव में भी 3 भाग होगा। प्रांतीय होगा यानी प्रोविंशियल होगा, सेक्शन होगा यानी अनुभाग का होगा, और यूनियंस लेवल्स का होगा यानी कि संघीय। इतने 3 चीज़ों में इन्होंने फिर बांट दिया, यानी कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लेकर के ये चलना चाह रहे थे। अब आगे अगर हम देखें कि ये इनकी सोच क्या थी, तो इनकी सोच यहाँ पे दिखती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हम बनाएंगे तो उसमें हम उसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो हमने अलग अलग समूह बनाए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रांत प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो समुदाय आधारित कर दिया। समुदाय आधारित समझ रहे हैं ना, कि अब समुदाय अलग अलग धर्म के लोग करेंगे। और धर्म किसको माना इन्होंने, सामान्य मुस्लिम और सिख को इन्होंने अलग अलग पार्टी के रूप में बनाना शुरू कर दिया था। 389 मेंबर्स इन्होंने रखे, प्रोविंशियल असेंबली से अलग, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से अलग और प्रिंस स्टेट से अलग। तो इस तरह से इन्होंने कई जगहों से अलग अलग कहा और कहा कि 1 मिलियन पॉपुलेशन पर जो सदस्यता होगी वो अप्रॉक्सीमेट रेशियो की होगी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस जो होंगे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली कम्युनिटी वाइज होगा और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से चुने जाएंगे। यानी आप अब एक बड़ा गेम खेलने जा रहे हो, और वो बड़ा गेम स्पष्ट यहाँ दिखने लगता है कि अब जो सबसे बड़ा जो कम्युनिटी वाइज क्षेत्र है वो है मुस्लिम। यानी अब पाकिस्तान बनने का रास्ता तुम खुद इसमें बता रहे हो कि कैसे बनेगा, लेकिन हम देना नहीं चाहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ लोग कांग्रेस में ऐसे हैं जो कि हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, यानी हम देना चाहते हैं लेकिन वो लोग लेना
नहीं चाहते हैं। तो अब यहाँ पर पोक किया गया है मोहम्मद अली जिन्ना को, और हार करके मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना जब देखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमें कम प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो हम अलग हो जाएंगे, और अलग जब हो जाएंगे तो हम करेंगे डायरेक्ट एक्शन डे, और वहाँ से शुरू होगा पाकिस्तान निर्माण का नया नाटक। अब सीट भी अलॉट किया गया, वो भी प्रोविंस के आधार पर, और वेरियस कम्युनिटीज़ में प्रोपोर्शंस के आधार पर, उसमें जहाँ पे पॉपुलेशंस था यानी कि उनकी आबादी के विभिन्न समुदायों के बीच विभाजित किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के निर्माण में कैबिनेट मिशन ने अपनी रखी। अब यहाँ पर थोड़ा सा और जब इनके विषय में जानने की कोशिश करते हैं, इनके प्लान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि ये लोग पहले से ही सोच के आए थे कि जनरल, मुस्लिम और सिख 3 कम्युनिटीज़ में बांट करके हिंदुस्तान में तीनों को आपस में लड़ाया जाएगा। और चुनाव का मतलब क्या है, 3 को खड़ा कर दो और तीनों को आपस में लड़ाओ, जो जीतेगा वही सिकंदर है, उसके बाद तो फिर दंगा शुरू ही होगा। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पार्टली इलेक्टेड और पार्टली रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखा गया, और वो भी कहा गया कि ये प्रिंसली स्टेट करेंगे, यानी यहाँ भी एक दीवार खड़े करने की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद ग्रुपिंग की बात भी की जा रही थी यहाँ पे, और होल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सेक्शंस बना दिए गए कि ऑल 3 सेक्शंस ए, बी एंड सी कंबाइंड होंगे, और इनका जो मिलना जुलना होगा यानी बैठना उठना होगा वो भी बिल्कुल अलग होगा। सिट टुगेदर टू फॉर्मुलेट द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस, एंड ए, बी एंड सी वेयर सिट सेपरेटली टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोविंस इफ पॉसिबल। यहाँ पे एक वर्ड लगाया इन्होंने, इफ पॉसिबल फॉर द ग्रुप्स ऑल्सो। अब देखिए कितने शानदार तरीके से इन्होंने कहा कि अलग अलग समुदाय अलग अलग तरीके से बैठेंगे, एक जगह नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर वो चाहेंगे तो ABC को एक जगह किया जा सकता है। अब यहाँ पर रियासतें जो थी उनके साथ भी इन्होंने गेम खेलना चाहा। वो तो कहिए पटेल जी थे जिन्होंने समझ लिया इनकी बदमाशी को, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाद जब संविधान की बात हुई, देश आज़ाद हुआ, तो सारे रियासतों को बड़े अपने शानदार तरीके से भारत में मिला लिया। नहीं तो आज बंटवारे की जो शक्ल दिख रही है उससे भी कहीं भयानक बंटवारे की शक्ल दिखती। प्रिंसली स्टेट, अब इन्होंने प्लान में क्या दिखा है कि प्रिंसली स्टेट वेयर नो लॉन्गर टू बी अंडर पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो किसके पास होंगे? अगर ब्रिटिश क्राउन से ये मुक्त हो जाएंगे तो किसके पास रहेंगे? इसका मतलब है ये पूर्णतः स्वतंत्र रहेंगे, ये या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में रहें या तो सक्सेसर गवर्नमेंट। अब सक्सेसर गवर्नमेंट कौन बनने जा रही है? भारत सरकार। तो यहाँ पर भी ये अपना गेम खेलना पूरी तरीके से चाह रहे थे। यानी एक तरीके से ये समझिए कि कैबिनेट मिशन सपने तो लेकर के आई थी, लेकिन सपने के पीछे बैकग्राउंड में उसके तोड़ने का दुस्वप्न भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन अब भारत के जो कांग्रेस के लोग थे उनके पास कोई और चारा नहीं था बजाय इसके कि हम इनकी मांगों को मान लें, और मानने के बाद अपना संविधान सभा निर्माण करें, और संविधान सभा निर्मित करने के बाद देश को आज़ादी की तरफ ले जाएं, और आज़ादी की तरफ जब हम ले जाएंगे तो फिर उसके बाद अपने तरीके से अपना देश बना लेंगे। फ़िलहाल अभी ज़रूरत था हमें इससे निकलने की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मोहम्मद अली जिन्ना हमसे बिल्कुल भी तारतम्य नहीं रखना चाहते हैं, हमसे बिल्कुल भी एकाकार नहीं होना चाहते हैं, और वही ब्रिटिश क्राउन के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एक भयानक दंगा हो और हम उसमें अपनी आग सेंकें और भारत को अलग टुकड़ों टुकड़ों में होना देख करके हमारे कलेजे को ठंडक लग जाए। तो कहने का ये अर्थ है कि यहाँ पर उत्तराधिकारी ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार किस में मिलेगी, ये समझौता केवल और केवल छोड़ दिया गया प्रिंसली स्टेट पर, और उसके साथ ही साथ भारत से कहा गया कि देखो भाई तुमको हम बिल्कुल तरीके से आज़ाद करेंगे, तुम अपना संविधान भी बनाओ, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण करो, यानी कॉमनवेल्थ नेशंस की मेंबरशिप को आप बनाए रखोगे और उसकी हर टर्म एंड कंडीशंस को मानोगे, ग्रहण करोगे और उसकी सदस्यता को बनाए रखोगे। ऐसा भी हम चाहते हैं, यानी एक तरफ से हम तुम्हें बर्बाद करेंगे और दूसरी तरफ से आगे की योजना के लिए भी हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। तो ये था शॉर्ट में कैबिनेट मिशन का मंशा, और कैबिनेट मिशन के बारे में हमने आपसे एक छोटा सा प्रकरण डिस्कशन किया, और उस डिस्कशन में आपको जो भी अच्छा लगा हो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आगे हम आपके साथ ऐसा ही क्लास लेकर के आते रहेंगे। आप
अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने इसे शेयर नहीं किया है या इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि उन्हें क्लास का नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहे। आगे और भी सेक्शंस बनेंगे, और भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।